नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना अमित शर्मा हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। मुद्दा जुड़ा है हरियाणा की एक ऐसी हॉट सीट के साथ जिस पर उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़ौदा सीट को सूबे के तमाम दल अपने अपने ढंग से आंक रहे हैं। जाहिर है कि जीत के दावे भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन आज बात कोरे दावों की नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों और उससे जुड़े सियासी गणित को लेकर भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो हरियाणा में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन वो एक सीट ही सियासी दलों के बीच अपने आप में किसी बड़ी होड़ जैसी है। इसके पीछे कारण यह भी है कि बड़ौदा के चुनावी इतिहास और नतीजों से जुड़े आंकड़े जो हैं वो कुछ यूं हैं, जो यहां से पिछले कुछ चुनावों में लगातार जीतने वाली कांग्रेस के लिए टेंशन और यहां से जीत का दम भरने वाली इनेलो और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए कुछ उम्मीदों भरी लग सकती है। आज की पॉलिटिकल पंचायत हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव की गहमागहमी चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया शुरू है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस से टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी है। लगातार 3 बार इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने के कारण कांग्रेसी इससे अपनी सीट मानकर चल रहे हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के वोट का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस के लगातार घटते वोट प्रतिशत को देखते हुए इस बार बीजेपी यहां से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। कांग्रेस ने इस सीट से लगातार 3 बार जीत हासिल की है। साल 2009 के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा यहां से लगातार लोकसभा सीट से हार गए थे। हुड्डा पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट से हार के बावजूद हुड्डा को लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले बड़ौदा विधानसभा सीट से 16,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। लेकिन इसके कुछ ही महीने बाद हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का अंतर घटकर महज 4,840 पर रह गया। यही नहीं, विधानसभा चुनाव में सीट पर कांग्रेस के वोट का ग्राफ चुनाव दर चुनाव गिरता ही चला गया। 2009 में पहली बार विधायक बने श्री कृष्ण हुड्डा। साल 2009 में भूपेंद्र हुड्डा के खास माने जाने वाले श्री कृष्ण हुड्डा ने पहली बार इनेलो के डॉक्टर कपूर नरवाल को करीब 25,000 वोटों के अंतर से हराया। उन्हें करीब 59.37% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा ने फिर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार उन्हें 41.93% ही वोट मिले और मात्र 5,183 वोट से जीत मिली। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर श्री कृष्ण हुड्डा मैदान में थे और जीत दर्ज की, लेकिन उनका वोट प्रतिशत एक बार फिर गिर गया। इस बार उन्हें महज 34.67% वोट मिले। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही। कांग्रेस के लगातार घटते वोट प्रतिशत और पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली बीजेपी इन आंकड़ों को देखते हुए बेहद उत्साहित है। दूसरी ओर वोट के गिरते ग्राफ को देखते हुए कांग्रेस को अपनी जीत बरकरार रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता का दिल जीतना इतना भी आसान नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये आपने देखी एक रिपोर्ट, हमने जो रिपोर्ट आपको दिखाई है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जो आंकड़े हैं वो क्या गवाही दे रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट और राजनीति में आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। आप वर्तमान में कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए आज हम चर्चा आंकड़ों को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि अभय चौटाला बार बार कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी की जा रही है। जो चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस की ओर से, वो चुनाव लड़ा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
जबकि इनको जमीन पर जाना चाहिए, जनता का सामना करना चाहिए, लेकिन जनता का सामना ये कर नहीं सकते और इसीलिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। सीधा मैं रुक करूंगा प्रवीण अत्रेय जी, और सीधा सवाल मेरा आपसे यही है। अभय चौटाला का साफ तौर पर यह कहना है कि आप जनता का सामना नहीं कर सकते हैं। वो कांग्रेस के लिए भी यही बात कह रहे हैं, वो बीजेपी के लिए भी यही बात कह रहे हैं, और इसीलिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी करके आप कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जनता का सामना करिए ना, जाइए उनके सामने, क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जहां तक अभय सिंह चौटाला जी के बयान की बात है, राजनीति में विपक्षी इस तरह के बयान देते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। जहां तक बयान का सवाल है, अगर आप इससे पहले के चुनावों के बयान को भी उठाएंगे, जींद उपचुनाव के बयान को उठाएंगे, तो आपको जान के हैरानी भी होगी और आप खुद ये विश्लेषण करेंगे कि चुनाव से पहले इतना बड़े बयान देने के बाद चुनाव में स्थिति क्या रही। जींद की जनता ने किस दल के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया, वो स्थिति पूरे प्रदेश के सामने है। चुनाव के दौरान बयान करना, बयानबाजी करना, ये एक राजनीति का हिस्सा रहता है। कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ता को जागरूक रखना या अपने कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं मोटिवेट रखना, इसके लिए भी बहुत से राजनीतिक दल के नेता बयानबाजी करते रहते हैं। जबकि प्रेस मीडिया माध्यम है अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का, और हर नेता, हर राजनीतिक दल मीडिया का उपयोग करता है अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाए। आज हम यहाँ डिबेट में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जनता टीवी का प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जिससे हम अब पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी की बात को पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं ना जी। और अगर कोई नेता ये कहे कि साहब आप तो टीवी की डिबेट में ही बात करते हो, तो आप समझ सकते हो कि ये बयान कितना अजीब सा लगेगा। जहां तक बात है जनता के बीच में जाने की, ये बात सभी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता लगातार बड़ौदा की जनता के बीच में है, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी जनता के बीच में है, और नतीजे इस बात को साबित कर देंगे। देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है जब प्रवीण अत्रेय जी, गीता बुक्कल कह रही थी, गीता बुक्कल को हम सुन रहे थे। प्रवीण अत्रेय जी, गीता बुक्कल को हम सुन रहे थे। गीता बुक्कल का कहना है, गीता बुक्कल ये कह रही थी, ठीक है, अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। गीता बुक्कल को हम सुन रहे थे। गीता बुक्कल का कहना है कि 6 सालों से आपको बड़ौदा की याद नहीं आई। 6 साल से आप सरकार चला रहे हैं प्रदेश में, अब आपको बड़ौदा की याद आ रही है। अब आप नए नवेले हम देख रहे हैं किस तरीके से ऐलान करते जा रहे हैं। आप वहां का दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, आपके मंत्री जा रहे हैं, आपके विधायक जा रहे हैं, अब आपको याद आ रही है बड़ौदा की। मैं ये सुनिए, अब ये सवाल तो मुझे गीता बुक्कल जी से पूछना चाहिए, ये सवाल तो बड़ौदा की जनता को कांग्रेस से पूछना चाहिए कि लगातार 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार पे विश्वास व्यक्त करने के बाद भी क्या वजह रही कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए बड़ौदा की जनता के लिए पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हुआ। क्या वजह रही कि बड़ौदा के अंदर मात्र एक कॉलेज, वो भी एक सामाजिक संस्था ने बनाया हुआ था, सरकार कोई कॉलेज नहीं बना सकी। क्या वजह रही कि बड़ौदा के लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार सड़कें नहीं दे सकी। कॉलेज आपने क्यों नहीं बनाया? बड़ौदा की जनता के लिए 5 साल आपने भी सरकार चलाई है नहीं हो सका। प्रवीण अत्रेय जी, 5 साल आपने इससे पहले भी सरकार चलाई है और 1 साल इसमें, 6 साल से सरकार आप चला रहे हैं। अब आपने ऐलान किया है बड़ौदा उपचुनाव से पहले आपने ऐलान किया 2 कॉलेज वहां पर बनाने का, इससे पहले आपको याद क्यों नहीं आई बड़ौदा की? वो प्रतिनिधि इसीलिए चुना जाता है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, अगर कांग्रेस और इन्होंने वहां पर कुछ नहीं किया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। चले मैं आता हूँ जो जरूरियात ठीक है सरकार के ध्यान में लेके आएगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो जो वहाँ के प्रतिनिधि थे उनकी थी, ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास। अपने क्षेत्र के साथ न्याय नहीं किया। संजीव जी, आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई कड़ी टिप्पणी करूं, लेकिन ये प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए हम अपना एमएलए चुनते हैं, इसीलिए हम अपना विधायक चुनते हैं। सर इस जवाब का भी काउंटर सवाल है मेरे पास, मैं भी करूंगा आपसे, लेकिन क्योंकि समय की कमी होती है इसलिए सभी के पास मुझे जाना है और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अत्रे साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आ रहा हूं मैं आपके पास। संजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीतेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी करके बीजेपी को चुनौती देकर चुनाव जीतेंगे? जनता के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? अभय चौटाला सवाल खड़ा कर रहे हैं। अमित जी, आपको आपके माध्यम से मैं अत्रे जी को बताऊं और जनता को बताऊं कि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव जीत रहे होते तो आप देखिए लगातार 3 बार हमने
इलेक्शन जीता है, और तो वहां लोगों के बीच में रहे हैं, स्वर्गीय जो कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी थे, वहां बीच में रहे हैं, लोगों की दुख दर्द में शामिल हुए हैं, तभी तो जीते हैं। आज इन्होंने पूरा हरियाणा एक तरफ छोड़ दिया, तकरीबन इसके सारे इनके अभिनेता नेता सब वहां बैठे हैं, झूठे वादे झूठे भरम फैलाने में इतने शेर हैं कि 6.5 साल की इनका कोई नेता 6.5 साल की अपनी उपलब्धियां नहीं गिनवाता। अब जाके उन्होंने पानी, खेती के लिए भी पानी, सीएम साहब ने अब 15-20 दिन महीना पहले घोषणा करके उस नहर के अंदर पानी छुड़वाया है, पानी तक भी बंद कर रखा था। आज आप देखें 1 महीने में देखें ये कितनी घोषणाएं कर देंगे। अब इनको हरियाणा की 89 सीटों का कोई लेना देना नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा। आप देखें लोग जेलों से बच्चे भाग रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सारा हरियाणा बिल्कुल इन त्राही त्राही कर रहा है हर वर्ग। लेकिन आज ये एक इलेक्शन सिर्फ बड़ौदा का जीतने के लिए शब्दावली अपनी इतनी अच्छी रखेंगे इनके सारे नेता कि सबको पार कर देंगे। पर अब आप देखना इनकी झूठ का, इनके भरम का जो कुछ भी आज तक फल मिला अब वो दोबारा नहीं मिलेगा। संजीव जी, आपने कहा, ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने कहा कि आप लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे, ये बात बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण हुड्डा वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, लगातार 3 बार वो वहां से चुनाव जीते। लेकिन ये भी तो एक बात सच है कि आपका जो ग्राफ है वो लगातार गिर रहा है। साल 2009 से आप लगा लीजिए, 2014 और उसके बाद 2019 में लगातार जो आपका वोट परसेंटेज है कांग्रेस का वो लगातार गिरा है, और यही बीजेपी के हौसले बुलंद कर रहा है। पिछले चुनाव में हमने देखा किस तरीके से कड़ी टक्कर दी थी योगेश्वर दत्त ने। अमित जी, मैं आपको बताऊं कि इनके भ्रमों के बीच में पड़ के या झूठे वादों के बीच में पड़ के मैं ये मानता हूं कि ग्राफ गिरा, लेकिन एक बहुत पुराना डायलॉग है, जो जीता वही सिकंदर। तो आप ये नहीं माने, ये अब इनके भ्रम की पोल खुल गई। इस बार आप देखना कि जीत के अंदर कितना वोट परसेंटेज कांग्रेस लेगी और कितने वोटों से ये हारेंगे। शायद ही ये कभी बड़ौदा में इतने वोटों से हारे, आप देखना। चलिए, हम चाहते हैं संजीव जी ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। 15-20 दिन की बात है। चाहता हूं, हाँ, मैं आ रहा हूं प्रवीण जी, मैं आ रहा हूं। अत्रे साहब आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन क्योंकि अमनदीप जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और उनसे सवाल भी नहीं हुआ है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अमनदीप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, अभय चौटाला को दिक्कत क्या हो रही है? अगर मुख्यमंत्री और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे हैं तो अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उनको कौन रोक रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? और दूसरी बात, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनौती दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी चुनौती दी जाती है कि उनको तो हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता हरा देगा। अभय चौटाला क्यों नहीं कहते हैं कि चलो मैं भी वहां से चुनाव लड़के दिखाता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं हराऊंगा, या मुख्यमंत्री आप मेरे सामने होंगे मैं भी उनको हराऊंगा, तो वो भी चुनौती दे दें, उन्हें कौन रोक रहा है? जी अमित जी, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके दोनों, और मैं दोनों का जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। पहला सवाल जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है, आपने भाजपा के मेरे मित्र से भी पूछा, लेकिन उन्होंने बयान के ऊपर एक निबंध पढ़ दिया कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान क्या होता है, बयान क्या। सवाल बयान का नहीं था, उनका कहने का तात्पर्य चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का ये था कि केवल मात्र एक ही नेता बड़ौदा विधानसभा के 54 गांवों में लोग जिसको स्वीकारते हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल का नेता वहां पर कन्वेंसी करने आया था, वहां पर प्रचार करने आया था, तो कोई भी गांव को कवर नहीं कर पाया। लोगों ने, आपने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने किस तरह से उनका विरोध किया। अत्रे साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको आवाज पहुंचे। से हैं। और दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपने किया कि अभय सिंह चौटाला जी क्यों नहीं चुनौती स्वीकार रहे, और ये चुनौती वो खुद क्यों नहीं लड़ते। देखिए, उन्होंने आज इसी बयान में ये कहा कि ये दोनों गिद्दड़ बबकियां दे रहे हैं, दोनों नकली नेता हैं, दोनों कागजी नेता हैं, ग्राउंड से इनका कोई लेना देना नहीं है। और अभय सिंह चौटाला जी का अपना हल्का एलनाबाद है, उनके हल्के एलनाबाद के अंदर बाई इलेक्शन हुआ तो वो बिल्कुल मैदान में डट के खड़े हुए। वो इनके नेताओं की तरह नहीं है जो अपने हल्के बदलते फिरे। उनकी सच्ची जुबान है और पक्की जुबान है। वो एक ही हल्के के विधानसभा विधायक हो सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश के जरूर बनेंगे। तो ये जो हल्के बदलने वाले नेता है ना, उनका हश्र आपने देखा कि जनता ने क्या किया, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इसलिए, और अभय सिंह कोई झूठा वायदा और झूठा दावा भी पेश नहीं करते। जिस दिन वो दावा पेश करेंगे तो अपना मजबूत दावा पेश करेंगे। ठीक है,
ठीक है अमनदीप जी, फिर से आऊंगा आपके पास। अत्रे साहब, बहुत देर से आप सवाल कुछ पूछ, मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हाथ भी उठा रहे हैं, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। और अगर आपने अमनदीप जी की बात सुनी है, क्योंकि आपकी बात का सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जवाब दिया है, उस पर भी अगर कुछ कहना चाहें तो वो भी आप बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये है, अमनदीप भाई है छोटा, अमनदीप को शायद यही नहीं पता, चौधरी अभय सिंह ने जब बाई इलेक्शन लड़ा था वो उनका पहला चुनाव था विधायकी का। उससे पहले वो विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए वो इलाका उनका नहीं था, वो हल्का उनका नहीं था। उस चुनाव को जीतने के बाद आप कह सकते हैं कि वो इलाहाबाद से विधायक बने। कौन से सन की बात कर रहे हैं, बताइए कौन से सन की बात कर रहे हैं आप, बताइए। अत्रे साहब सुन रहे हैं क्या आप उनको? वो कह रहे, वो पूछ रहे हैं आपसे, साल पूछ रहे हैं, आप कौन से सन की बात कर रहे हैं? उनका कहना है अगर आप मेरे ज्ञान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप सन बताइए, किस सन की आप बात कर रहे हैं? चलिए, हाँ अत्रे साहब की आवाज हमें नहीं आ रही है। अमनदीप जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये बता रहा हूँ कि 2009 के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो चुनाव लड़ा था वो उनका कोई पहला चुनाव नहीं था एलनाबाद से। ये मैं उनकी बस दुरुस्त करना चाह रहा था उस बात को। और ये सब बातें जो है ना, ये बिल्कुल राजनीति के अंदर झूठ होती हैं कि भाई मैं भी दावा ठोक दूं, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, मेरी हवा बड़ी मजबूत है। मेरा कहना केवल एकमात्र यही है कि आप ग्राउंड स्थिति देखिए, एक ही नेता का, एक ही पार्टी का नेता जो है पूरे हलके को कवर करता है, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। और भी बहुत पार्टियां हैं, एक केवल कांग्रेस और भाजपा नहीं, और भी बहुत पार्टियां हैं, कुछ तो मैदान छोड़ चुकी हैं। जजपा यंग है जी, चलिए अमनदीप जी आपकी आवाज भी चली गई। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। संजीव जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। संजीव जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्योंकि बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम इससे पहले भी वहां से चुनाव नहीं जीते, लेकिन इस बार हम हराएंगे, इस बात की गारंटी है। हमारे लिए ये चुनाव एक अवसर की तरह है, हम इसको अवसर की तरह ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए खोने का, कांग्रेस यहाँ पर खोएगी, लेकिन हम इसे अवसर की तरह ले रहे हैं। अगर हम जीतेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ से हारेगी तो कांग्रेस किसको मुंह दिखाएगी? अमित जी इनको एज्यूम करने दो, अब इनके सोचने पे मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन ये तो ज्यादा टाइम नहीं है, इस वक्त बहुत जल्दी हो जाएगी, 20 दिन की बात है जो इन्होंने 6 साल में बोआ है। अब वो किस तरह से लोग इनको लौटाएंगे ये लोग जानते हैं और परमात्मा जानता है, और हम और आप 10 तारीख को 10 नवंबर को जान ही लेंगे। मैं आज कोई टिप्पणी करूंगा तो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन इनको ख्वाबों ख्यालों में रहने दो। अत्रे जी मेरे इस फील्ड में सीनियर भाई हैं, मैं उनकी कोई बात को मना नहीं करूंगा, इनको मतलब एज्यूम करने दो। मुझे क्या, हमें मेरी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये क्या सोच रहे हैं, क्या साहब हंस रहे हैं आपकी बात पर, सब इनके आपकी बात पर बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, उनकी हंसी के पीछे क्या राज है ये भी जान लेते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। अत्रे साहब पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी जी। देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता की बातों से एक चीज का तो अंदाजा लगा लिया होगा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव में सरेंडर कर चुकी है कांग्रेस। अब ये भगवान के सहारे हैं, अब ये कहते हैं देखेंगे जो हो जाएगा, ये कहते हैं कि साहब जीतेगी तो कांग्रेस, लेकिन सवाल ये कौन सी कांग्रेस? अरे साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को आपका हाईकमान कुछ समझ नहीं रहा। उनकी स्थिति ये है जो हरियाणा में कहते हैं तू कौन मैं खाम खा। आपने देखा ट्रैक्टर रैली राहुल जी लेके आए, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा को स्टीयरिंग को हाथ लगाने तक से रोक दिया राहुल जी ने, और उन्होंने रणदीप चौटाला जी को नीचे से बुला के स्टीयरिंग पकड़ा दिया। उससे साबित होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तू कौन मैं खाम खा वाली स्थिति में है, उनको हाईकमान कुछ समझ नहीं रहा। शैलजा जी जो अध्यक्षा हैं, जो कि संजीव जी की नेता हैं, संजीव जी केवल उन्हीं की बाणी बोल रहे हैं, क्योंकि चाहते ये भी हैं कि हुड्डा साहब की रड़क इस चुनाव में एक बार निकाल जरूर दी जाए। कांग्रेस की गुटबाजी पे तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना अत्रे साहब, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस के अंतर कलह को लेकर तो पहले भी हम कर चुके चर्चा। आप डीएल मत करिए, नहीं आप पटरी से मत उतारिए इस डिबेट को, मुद्दे पर बात आप करिए, क्योंकि कांग्रेस की जो अंतर कलह है उसकी गुटबाजी को लेकर तो पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं।
तो उस बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है। चर्चा कर रहे हैं ना, और मैं बड़ौदा उपचुनाव के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। मैं वही बात आपसे कर रहा हूं। कैसे हो गया पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा। अगर मैं बड़ौदा उपचुनाव के संदर्भ में बात कर रहा हूँ और कांग्रेस की कलह का जिक्र कर रहा हूँ, तो ये डिरेल कैसे होगी चर्चा? मैं आपसे पहले ये समझना चाहूंगा। नहीं, डिरेल हो रही है अगली बात में मैं चाहता नहीं मेरा समय खराब हो, इसलिए मैं अगली बात पे आ जाता हूँ। सुनिए अमित, आप सुन लीजिए, समय ना खराब हो, इसलिए मैं आगे बात करता हूँ। देखिए सवाल यहाँ पे क्या है कि बड़ौदा की जनता ने 3 बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया, लेकिन हर बार वो विश्वास कम होता चला गया, जैसा कि आपने भी आंकड़ों से बताया। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार उस विश्वास को बढ़ा के अर्जित किया, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर एक राजनीतिक दल आंकड़े अत्रे साहब ये भी कह रहे हैं, अत्रे साहब आंकड़े ये भी कह रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास व्यक्त करती है और वो जनता को मेरी बात नहीं सुन लीजिए। अत्रे साहब अपनी बात आप रखते रहेंगे, मेरा सवाल नहीं सुनेंगे, फिर कैसे बात? आंकड़े तो ये भी कह रहे हैं, बात तो ये भी पूछी जाएगी ना आपसे कि 6 साल से तो आप भी राज कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, बड़ौदा में आपने विकास क्यों नहीं किया? जब से आपने कॉलेज क्यों नहीं बनवाए? जब से आपने नहर में पानी क्यों नहीं छोड़ा? वो तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। अगर सवाल पूरे हो गए तो जवाब ले लीजिए। जी जरूर। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान विकास किया। उसके उदाहरण आपको बता देता हूँ। देखिए 2 तरह के विकास कार्य होते हैं। एक जो पूरे प्रदेश में समान रूप से प्रादेशिक स्तर पे काम होते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर अटल सेवा केंद्र खोलना, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूरे हरियाणा में सड़कें बनाना, सड़कों की रिपेयर करना। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो विधानसभा क्षेत्र विशेष के होते हैं। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए पानी जमा होने की समस्या है, तो वो उस विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि उस समस्या को सरकार के सामने लेके आए और सरकार से उसका समाधान करवाए, जो कि बड़ौदा के जनप्रतिनिधि जिसमें नाकामयाब साबित हुए। अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के 54 साल के बाद भी पीने के पानी की समस्या है, तो ये उस क्षेत्र विशेष की समस्या है, ये वहां के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है। लेकिन संजीव जी ये बात तो बिल्कुल भी सही है। देखिए अत्रे साहब जो कह रहे हैं, अत्रे साहब की जनता ने जिस प्रतिनिधि पे विश्वास व्यक्त किया, वो प्रतिनिधि नाकामयाब रहा। मैं आपके सवाल को तो पूछ रहा हूँ संजीव जी से, इंतजार कर लीजिए 50 सेकंड बस। संजीव जी देखिए जी ये उस प्रतिनिधि की कमी है। अब बड़ौदा के अंदर मैं एक उदाहरण देता हूँ। बड़ौदा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 550 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत कर देती है। बड़ौदा के अंदर एक IMP प्रस्तावित कर दिया जाता है जिससे बड़ौदा के युवा को रोजगार मिले। बड़ौदा के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बिजली की समस्या, जो खास तौर पे बड़ौदा में 3 नए सब स्टेशन ये सरकार बनाती है। 239 किलोमीटर की लंबी लाइनें बिछाई जाती हैं। 1014 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। ये कोई 1 महीने में तो लगे नहीं, जवाब ले लेते हैं, 2 महीने में नहीं लगे। संजीव जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगातार होने वाले विकास कार्यों वो आपसे विकास असहमत किया है। है। संजीव जी आपसे असहमत हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। संजीव जी। मैं अमित जी आपके माध्यम से अपने भाई परवीन अत्रे जी को बताऊं कि ये भरम फैलाना छोड़ दें कि पार्टी में ये है वो है। ये सारा दिन हर चैनल पे बैठ के बोलते हैं, हुड्डा को स्टीयरिंग से हटा दिया, फलाना हटा दिया। आप अपने इलेक्शन के लिए जो लोगों को झूठे वादे करने हैं, संजीव जी ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ परवीन भाई, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, बीच में नहीं बोलो। आप जो ये आपने गीत गाने हैं, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, लोगों की जान, ये जो हल्का है बड़ौदा हल्का, इसमें ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनकी रोटी छीनने तक का भी भरम फैला के ये फायदा हो जाएगा। ये भरम तो आपने फैलाया संजीव जी, अब तो आपकी पार्टी फैला रही है। किसानों के हक में लगातार योजनाएं बन रही हैं, किसानों के हक में 3 नए कानून बने हैं, झूठ तो आप फैला रहे हैं और आपके झूठ की पोल खुल रही है। MSP पे खरीद हो रही है, मंडियां सुचारू रूप से काम कर रही है। तो शुरुआत में आपने झूठ बोलना शुरू किया था, उसकी पोल तो अभी खुल गई। प्रवक्ता के तौर पे पूरी बात सुन लो प्लीज, पूरी बात नहीं, फिर ये तो आप भरम झूठ है, ये तो आपने फैलाया था, आपकी पोल खुल गई उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप करोड़ों की फिगर ऐसे बोलते हैं जैसे वो 10-20 हजार की हो। अरे साहब यही तो विशेषता है, क्योंकि हम लोगों की सोच किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। हम लोग समान विकास की विचारधारा वाले लोग हैं।
प्रदेश के विकास पे काम करने वाले लोग हैं, प्रदेश के युवा के लिए काम करने वाले लोग हैं, प्रदेश के किसान के लिए काम करने वाले लोग हैं। 20 दिन में अमनदीप जी, समय की कमी है, दिन में आप ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, अगर काम नहीं करते। कांग्रेस पर भरोसा किया है बड़ौदा की जनता ने, तो एक समय ऐसा भी था जब इनेलो के ऊपर भी वहां की जनता ने भरोसा किया था, लेकिन क्या आप उनके भरोसे पर खरे उतर पाए? अगर खरे उतर पाए तो ये हालात क्यों है वहां के? बिल्कुल सर, ऐसा है अमित जी, समय के साथ साथ जो जरूरतें होती हैं वो हमेशा पूरी हुई, और बड़ौदा की विधानसभा जनता के भरोसे पे इनेलो खरी उतरी, तभी आज इनेलो को याद किया जाता है बड़ौदा विधानसभा में कि भाई उनके समय में ही काम हुए, उनके समय में ही हमारी सारी मांगे पूरी हुई। अब अत्रे जी बड़ा जोर लगा रहे थे, इनसे केवल एक सवाल पूछिए कि विधायक के कौन से साइन होने होते हैं जब मुख्यमंत्री या प्रदेश की सरकार ने कुछ काम हल्के में करना होता है? कौन से साइन रुक गए थे कांग्रेसी विधायक के कि इनको रोक दिया गया वहां पर कॉलेज बनाने से, इनको रोक दिया गया वहां पर काम करने से? अगर ये समय की कमी है, समय की कमी है। अत्रे साहब आपका, संजीव भारद्वाज जी आपका, और अमनदीप केसरी जी आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपनी अपनी जीत के दावे सभी पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार मैं यही बात कहता हूं कि 3 नवंबर का हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 3 नवंबर को वोट की चोट जनता की ओर से की जाएगी और उसके बाद 10 नवंबर को नतीजा आएगा। उस तक के लिए इंतजार कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार ये पार्टियों के नेता कुछ भी कहें, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी कहें, लेकिन तय आपको करना है, बड़ौदा हल्के की जनता करेगी। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।